हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे हम लोग इसमें देखेंगे। इस लेक्चर में जो हमारा आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें हमारा है पहला कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और इसका प्रावधान संविधान में आर्टिकल 29 और 30 के अंदर किया गया है। तो इसमें सबसे पहले है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ आप ध्यान रखिए कि आर्टिकल कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ होंगे उसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन। तो इसमें माइनॉरिटीज़ में दोनों माइनॉरिटी आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी आते हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात नहीं कर रहा है, ऐसे माइनॉरिटीज़ की भी बात कर रहा है जो कि लिंग्विस्टिक है। तो जब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश में, उसमें भी अगर कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है तो ये उसकी भी बात करता है। तो ऐसा नहीं है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर हिंदू से भी आ सकते हैं, मुस्लिम से भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन से भी आ सकते हैं, सिख से भी आ सकते हैं, और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो तो है ही। तो दोनों माइनॉरिटीज़ की आर्टिकल 29 दोनों माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है। अब बात किस चीज़ की करता है, तो इसमें कहा गया है कि जो भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के सिटीजन्स होंगे, जो इन दोनों के सेक्शंस ऑफ सिटीजन होंगे, उनको यह अधिकार होगा कि वह अपने लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट का या कल्चर का प्रोटेक्शन कर सकता है। तो वो उसको क्या अधिकार होगा, जैसे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होते हैं या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होते हैं, इनके जो लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्ट हैं, इनके लैंग्वेज हो गए, स्क्रिप्ट हो गए या कल्चर हो गए, उसको कंजर्व करने का इनको अधिकार होता है कि यह उसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट कर सकते हैं, उसके कंजर्वेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह है कि किसी भी सिटीजन को, चाहे कोई भी हो, उनको किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यहाँ पर दो बातें की गई थी, एक तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, दूसरा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो एक तो हो गया कि लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की बात थी। दूसरा ये था कि किसी भी सिटीजन को किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता है जिसको या तो स्टेट मेंटेन करती हो, मतलब सरकार उसको मेंटेन करती हो, या सरकार से उसको फंड प्राप्त होता हो। और किस बेसिस पे? सिर्फ इस बेसिस पे कि रिलीजन उसका कुछ है, या वो किसी और रेस का है, किसी और कास्ट का है, या किसी और लैंग्वेज से, उसकी जो मदर टंग है वो कोई और लैंग्वेज है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि इस आर्टिकल के तहत दो चीज़ों का प्रावधान किया गया है। एक तो कि कोई भी माइनॉरिटी, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व कर सकती है, उसके लिए उसको अधिकार है। और दूसरा, किसी भी सिटीजन को किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता जिसको या तो स्टेट ही मेंटेन कर रही है या स्टेट से उसको फंडिंग मिल रहा है। और बेसिस क्या होगा? रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज। हमने पहले ही बताया था कि जब यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की भी बात आ गई तो यह माइनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी का भी हिस्सा हो सकता है। और इसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर कह रहे हैं हम, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा है अगला आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कोई भी माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर क्लियरली ये कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज़, और इस जगह पर भी माइनॉरिटीज़ का मतलब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी होगा और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी होगा। लेकिन यहाँ पर सभी सेक्शंस ऑफ सिटीजन को यह अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों ही आर्टिकल में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, दोनों में ही हम बार बार माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है।
तो माइनॉरिटी का अगर पूछा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को डिफाइन करती है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं करती है। बस आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज़ को कुछ अधिकार दिए गए हैं, और इसमें जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है वो भी आते हैं और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वह भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहा है या सरकार फंडामेंटल राइट्स उसकी छीन रही है, तो उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वह आर्टिकल 32 में ही दिया गया है। और चूँकि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 दिया गया है, इसलिए इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया या हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। और ये डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह कहा था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, वह संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है। और इस आर्टिकल को इन्फोर्स कभी भी किया जा सकता है जब भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना हो। अगर किसी भी सिटीजन को यह लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को सरकार छीन रही है या उसका फंडामेंटल राइट उसे नहीं मिल रहा है, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए वह आर्टिकल 32 का यूज कर सकता है। अब क्या प्रोविज़न दिए गए हैं इसमें? तो जब आर्टिकल 32 का यूज किया जाएगा सरकार के अगेंस्ट या इवन प्राइवेट पर्सन और बॉडी के अगेंस्ट भी, कि वह फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करे, तो इन्फोर्स कैसे होगा? तो जो नागरिक है उसको यह अधिकार होगा कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वह सीधे कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जाकर वह एक अपील कर सकता है, मतलब एक पिटीशन लगा सकता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लोग तब जाते हैं जब हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील करना हो, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो जब आप डायरेक्ट जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट को यह पावर होगा कि वह डायरेक्शन दे, ऑर्डर इशू करे या रिट्स इशू करे। या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है या ऑर्डर दे सकती है सरकार को, या रिट इशू कर सकती है। और रिट 5 तरह के होते हैं। पहला हो गया हेबियस कॉर्पस, दूसरा हो गया मैंडेमस, तीसरा प्रोविजन, चौथा सर्टियोररी एंड पाँचवा क्यो वारंटो। इन सभी को एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम देख लिए कि जो एग्रीव्ड सिटीजन है, एग्रीव्ड पर्सन है, उसको राइट है कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह डायरेक्शन इशू कर सकता है, ऑर्डर इशू कर सकती है या रिट इशू कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोविज़न यह भी है कि पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वह किसी दूसरे कोर्ट को भी यह पावर दे सकती है या कि वह ऑर्डर इशू करे, किसके लिए? डायरेक्शन इशू कर सके, ऑर्डर इशू कर सके या रिट इशू कर सके। मतलब एग्रीड पर्सन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 32 के तहत पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा और भी कोई कोर्ट ऐसा कर सके, इसके लिए आप उसको पावर दे सकते हैं। मतलब आप कानून बना सकते हैं। अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है तो उस कोर्ट को, जिसको पार्लियामेंट यह पावर देना चाहे डायरेक्शन इशू करने का, ऑर्डर इशू करने का या रिट इशू करने का, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, वह ऐसा कर सकती है। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 के तहत सेम पावर हाई कोर्ट्स को भी है कि हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए 5 तरह के जो ये रिट्स हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं। आगे है कि जो यार एक और प्रोविज़न इसमें यह है कि जो यह राइट दिया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, इस राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का जो राइट है, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, और वह एक्सेप्शन है नेशनल इमरजेंसी। इसको ध्यान रखिएगा कि जो राइट दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत कि कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसको फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसके फंडामेंटल राइट्स को सरकार छीन रही है, तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने के इस अधिकार को सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में ही छीना जा सकता है।
मतलब इसको सस्पेंड अगर किया जा सकता है तो उसका एक ही ग्राउंड है और वह है नेशनल इमरजेंसी। तो यह 4 प्रोविज़न आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जब नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा अधिकार दिया गया है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर बनाया है और गारंटर बनाया है। किस चीज़ का? फंडामेंटल राइट्स का। मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, इसकी गारंटी कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दिया। लेकिन इसका गारंटर किसको बना दिया? सुप्रीम कोर्ट को। अगर कभी भी कुछ इशू आता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपके इस राइट को डिफेंड करेगी और आपके इस राइट को इन्फोर्स करेगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को, चूँकि आप डायरेक्ट जा सकते हैं तो इसलिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ना कि अपील के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आपको अपील के थ्रू जाना पड़ेगा, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए काफ़ी पावर्स दिए गए हैं, क्योंकि वह ऑर्डर भी इशू कर सकती है। पावर, वाइड पावर इसलिए कहते हैं कि ऑर्डर इशू कर सकती है, रिट इशू कर सकती है, वो भी 5 तरह के, और डायरेक्शंस भी दे सकती है, गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है। अब यहाँ पर हमने पहले ही कहा है कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी यह पावर दिया गया है कि वह डायरेक्शन इशू करे, ऑर्डर इशू करे या रिट इशू करे, सभी तरह के, मतलब सभी 5 तरह के। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी ऐसा कर सकती है, प्लस अदर पर्पस के लिए भी कर सकती है। मतलब अदर पर्पस में क्या? जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं उसको भी इन्फोर्स करने के लिए, जो लीगल राइट्स होते हैं उसको भी इन्फोर्स करने के लिए हाई कोर्ट्स रिट इशू कर सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है सिर्फ और सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है 5 तरह के, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है 5 तरह के, कब? फंडामेंटल राइट्स के भी इन्फोर्समेंट के लिए प्लस लीगल राइट्स के भी लिए। तो एक तरह से हम देखते हैं कि रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कम है और हाई कोर्ट की ज़्यादा है। तो हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट इशू कर सकती है और लीगल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी रिट्स इशू कर सकती है। और आर्टिकल 226 में इसके लिए प्रोविज़न है। आर्टिकल 32 जो है यह सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ये समझे, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वह रिट्स इशू करे, ऑर्डर इशू करे या डायरेक्शन इशू करे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग यह देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आप सीधे जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि अगर कहीं पर रेमेडी अवेलेबल है हाई कोर्ट के थ्रू, अगर हाई कोर्ट के थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर रिलीफ अवेलेबल है, तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। यह एक सजेशन है कि जब कभी भी ऐसा हो कि किसी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन उठता है और उसका रिलीफ हाई कोर्ट के थ्रू अवेलेबल है, तो नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वो पहले हाई कोर्ट चले जाएं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 इस बात की गारंटी देता है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक एक करके जो 5 रिट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का जो बेसिक लिटरली मीनिंग होता है उसका मतलब है कि टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब आपको यह कहा जाता है, कोर्ट एक ऑर्डर देती है कि जिस पर्सन के लिए हैबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला गया है उसकी बॉडी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें। अब कोर्ट के सामने उस व्यक्ति को आपको लाना पड़ेगा। जब उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाएगा हैबियस कॉर्पस में, तो कोर्ट एग्जामिन करेगी कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उसके कारण सही है या उसको लीगली डिटेन किया है या नहीं किया है। अगर ऐसा दिखता है कि कारण सही नहीं है, लीगली डिटेन नहीं किया है, डिटेंशन इल्लीगल है, अगर डिटेंशन इल्लीगल मिलता है तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगी वहीं से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सरकार जो आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को डिटेन करती है अगर, तो उस केस में हैबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला जा सकता है और कोर्ट उस मैटर को एग्जामिन करेगी और डिटेंशन अगर इल्लीगल है तो उसको रिलीज कर देगी। तो इसलिए हैबियस कॉर्पस को बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी कहा जाता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन, मतलब आर्बिट्रेरी तरीके से किसी को भी डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता है। अब डिटेंशन दोनों लोग कर सकता है,
कभी पब्लिक अथॉरिटी कर सकती है, मतलब सरकारें किसी को डिटेन कर सकती है। कई बार क्या होता है कि कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी को अगर कैद करके रखा है तो उसके खिलाफ भी इस तरह के हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल किया जा सकता है। और अगर किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी को डिटेन कर रखा है तो अगर उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस पिटीशन जाता है तो कोर्ट उसको भी डायरेक्ट कर सकती है, मतलब जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट करेगी कि उस आदमी को, उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष लाया जाए। तो हैबियस कॉर्पस के थ्रू जो रिट है यह पब्लिक अथॉरिटी को भी इशू किया जा सकता है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। हमने पहले ही कहा था कि अगर इलीगल डिटेंशन है तभी यह इशू होगा, तो अगर डिटेंशन लॉफुल है तो हैबियस कॉर्पस की ज़रूरत ही नहीं है, तो इशू नहीं किया जाएगा हैबियस कॉर्पस। कब? जब लॉफुल डिटेंशन है, कोई इशू नहीं है। अगर कंटेम्प्ट का केस है लेजिस्लेचर का या कोर्ट का, अगर किसी कोर्ट के कंटेम्प्ट का केस है, लेजिस्लेचर के कंटेम्प्ट का कोर्ट है केस है और उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तब भी हैबियस कॉर्पस नहीं इशू होगा। और तीसरा, अगर डिटेंशन किया गया है कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए, मतलब कोर्ट के ऑर्डर पे किया गया हो और किसी कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए किया गया हो, तो इलीगल है ही नहीं। जब इलीगल डिटेंशन नहीं है तो उस केस में भी हैबियस कॉर्पस नहीं इशू किया जाएगा। कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा लीगल डिटेंशन की बात करता है। क्या है? लीगल डिटेंशन। अगर किसी की लीगल डिटेंशन हुई है तो उस केस में हैबियस कॉर्पस का रिट नहीं इशू किया जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा रिट था हमारा मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। तो आदेश देते हैं, किसको आदेश देते हैं? तो इस केस में मैंडेमस का जो रिट है वह कोर्ट इशू करती है। कौन इशू करता है? मैंडेमस का रिट कोर्ट इशू करती है। किसको? पब्लिक ऑफिशियल्स को, पब्लिक बॉडी को, कॉरपोरेशन को, किसी इन्फेरियर कोर्ट्स को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं या उसके नीचे के जो भी अदालतें हैं, ट्रिब्यूनल्स को या गवर्नमेंट को। तो मैंडेमस का जो रिट है वह कोर्ट इशू कर सकती है पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक बॉडी को, कॉरपोरेशन को, इन्फीरियर कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को या गवर्नमेंट को। और उसको रिट इशू करके उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। तो मैंडेमस का यही मतलब है कि उसमें सिर्फ एक आदेश दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। किसको नहीं इशू कर सकते हैं? तो किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को या प्राइवेट बॉडी को आप इशू नहीं कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को या कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन को इन्फोर्स करने के लिए भी मैंडेमस का रिट नहीं इशू किया जा सकता है। अब अगर कहीं पर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, अगर ड्यूटी मैंडेटरी नहीं है तो भी मैंडेमस का रिट इशू नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ड्यूटी है। और डिस्क्रिशनरी ड्यूटी में आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये काम कीजिए ही। अगर मैंडेटरी ड्यूटी होगी तो आप आदेश दीजिए कि वो काम आपका है, आपको करना होगा। लेकिन जब उसकी ड्यूटी वो डिस्क्रिशन पे है कि अगर उसको खुद ठीक लगता है तो वो करेगा, नहीं ठीक लगता है नहीं करेगा, तो आप उसको आदेश दे ही नहीं सकते हैं। और तीसरा, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और स्टेट के गवर्नर्स और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं, उनके खिलाफ भी मैंडेमस का रिट नहीं इशू किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी मैंडेमस का रिट नहीं इशू किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का रिट मतलब टू फॉरबिड, मना कर दिया जाता है। किसके लिए? तो मना करता है किस चीज़ के लिए? कि जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करे, जिसकी जितनी जुरिस्डिक्शन है वहीं तक वह काम करे। और यह इशू कौन करता है? हायर कोर्ट इशू करता है लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। तो यह जुडिशियल अथॉरिटी अपने से नीचे वाली जुडिशियल अथॉरिटी को यह जारी करती है। तो प्रोविजन का रिट जो है वो हायर जुडिशियल अथॉरिटी मतलब हायर कोर्ट, लोअर जुडिशियल अथॉरिटी मतलब लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू करती है और उसको कहती है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड मत कीजिए। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैटर, जुडिशियरी एक दूसरे को यह रिट इशू करती है, तो किसको इशू नहीं कर सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ को, प्राइवेट बॉडीज़ को, प्राइवेट इंडिविजुअल को। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला रिट है हमारा सर्टियोरारी। सर्टियोरारी मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब एक सर्टिफिकेट देने टाइप का चीज़ हुआ कि कोर्ट सर्टिफाई कर रही है
और यह भी एक हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इशू करती है। मतलब यहाँ भी जुडिशियल अथॉरिटी ही इन्वॉल्व है। तो हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को सर्क्यूलरी इशू करती है और ये कहती है कि मान लो कोई केस किसी लोअर कोर्ट में पेंडिंग है या किसी ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, तो उसको ये कहती है कि उस केस को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए हायर कोर्ट को, मतलब अपने पास ट्रांसफ़र करने को कह सकती है। या ये कहती है कि इसमें हमने डिसीजन ले लिया और यह डिसीजन इस केस में लागू होता है। तो इसलिए सर्क्यूलरी के केस में एक सर्टिफाई करने टाइप का चीज़ होता है कि हायर कोर्ट या सर्टिफाई कर देती है कि इसमें हमने डिसीजन ले लिया, आप इसमें कोई कार्रवाई मत कीजिए, या हम इसमें डिसीजन लेना चाहते हैं, आप इस केस को हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इशू करने का क्या ग्राउंड होता है कि अगर कोई लोअर जुडिशरी अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करती है या जुरिस्डिक्शन में एरर ऑफ लॉ होता है, मतलब लॉ को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही है, अगर सही तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ तो उस केस में क्या होता है कि उस केस को अपने पास ट्रांसफ़र करवा लेती है और ट्रांसफ़र करके उस पर जो जजमेंट होता है वो दे के फिर वापस कर दिया जाता है। अब यह जो सर्क्यूलरी है यह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को इशू कर ही रही है, तो जुडिशियल अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी इन्वॉल्व है। अगला है कि इसको लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं यूज किया जा सकता है। तो मतलब जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज होंगी या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे या बॉडीज होंगे उसके अगेंस्ट नहीं इशू कर सकते हैं। तो सर्क्यूलरी जुडिशियल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ इशू होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा क्यो वारंटो। यह 5वां रिट है और इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है तो उससे कोर्ट यह पूछ सकती है कि आप किस अथॉरिटी से काम कर रहे हैं। मतलब आप जिस ऑफिस में बैठे हैं, आप यहाँ जो काम कर रहे हैं, आपको अथॉरिटी मिली है, कहाँ से मिली है, आपकी अपॉइंटमेंट लीगल है या नहीं है। तो यह कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। और इशू करके क्या जानना चाहता है? वो यही जानना चाहता है कि लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। अगर कोई पब्लिक ऑफिस में कोई भी ऐसे ऑफिस जिसको या तो किसी लॉ के तहत, एक्ट के तहत बनाया गया हो या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हो, मतलब ऐसा पब्लिक ऑफिस जो या तो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना हो या कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविज़न हो, अगर ऐसे ऑफिस में कोई व्यक्ति है तो उसका उस ऑफिस पर क्या क्लेम है, उस क्लेम की लीगलिटी को कोर्ट इंक्वायर करती है और कोर्ट यह डिसाइड करती है कि वह पर्सन उस पोस्ट को होल्ड करेगा या नहीं करेगा। अब इस केस में क्या है कि ऐसे पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है या नहीं हुआ है, इससे मतलब नहीं है। कोई भी पर्सन जो भी इस मैटर में इंटरेस्टेड है वह इस रिट को इशू करवा सकता है। कोई भी पर्सन, यहाँ जरूरी नहीं है कि एग्रीव्ड पर्सन हो, बाकी सभी रिट के लिए, बाकी 4 रिट जो ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके लिए एग्रीव्ड पर्सन का होना जरूरी है, लेकिन इस रिट के लिए एग्रीव्ड पर्सन का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो सकता है। तो ये 5 रिट्स हैं जो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जारी करने का अधिकार है। तो हम लोग ये 5 रिट देख लिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।